चेंजेस है वो एक्टिव हो जाती है, और जब फसल नहीं उगाई जाती है तो वहाँ पे इन्फेस्टेशन करने के लिए ये एक्टिव बन जाती है। तो नया सीजन में इन्फेस्टेशन कहाँ से आता है? मोस्ट ऑफ द इन्फेस्टेशन कम्स फ्रॉम जीनरीज, जहाँ पे वो डैमेज्ड सीड जो है जिसमें पिंगोलो में सुप्ता अवस्था में डोरमेंसी में वो, और आप देखेंगे जीनरी के आसपास वाला जो एरिया है ना 4-5 किलोमीटर के पेरीफेरी में पहला इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम जनरली वहाँ पाया जाता है। आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ओनली सोर्स फॉर इन्फेस्टेशन। किसान भी उसको फसल खत्म होने के बाद जो आगे मैं बताऊंगा जो स्टॉक्स रहते हैं इन्फेस्टेड स्टॉक्स, क्या बोलते हैं उसको मराठीत आपण पराठी म्हणतो, वाळलेला तुराट्या वगैरे, उसको स्टैकिंग करके रखते हैं फील्ड बंड्स पे या कैसी साइड वाले में, तो उसमें भी जो कीड़े हुए बॉल्स है खराब हुए उसके अंदर भी लार्वा रहते हैं, वो जो आगे के फील्ड में इन्वेस्ट करती है नेक्स्ट सीजन में, तो वो सब चीजें है उसमें, सबका रोल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने बोला है कि फार्मर को सेंटर में रख के सभी स्टेक होल्डर में इकट्ठा आके अपने अपने स्टेप पे अपने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया तो ये आईपीएम इफेक्टिव है और पॉसिबल है, समझ गए? और उसमें अब फार्मर की बात करेंगे तो अकेला फार्मर करने से नहीं होगा, गांव के गांव ऐसे मिलके करेंगे तो पूरा तालुका यानी ब्लॉक लेवल, ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री लेवल ये इफेक्टिवली हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपको पता है पिंग बोलम का जो पतंग रहता है मौत, वो कितना दूर तक जा सकता है हवा के साथ साथ? 2-3 किलोमीटर तक तो आराम से जाता है। ठीक है, रिपोर्ट ऐसे है कि मान लीजिए एक हाथ फार्मर ने अपने पूरे 4 एकड़ में 5 एकड़ में जितना भी है आईपीएम फॉलो किया, बट सराउंडिंग वालों ने नहीं किया है। ठीक है, क्या होगा? इसके खेत वाले पतंग यहाँ आने से रोक पाएंगे क्या? नहीं। रोक पाएंगे क्या? आप बोलेंगे कि ये बंड इधर से मेरा है, इधर से आप नहीं आने का, ऐसे उसको बोलोगे? किसान को तो बोलोगे भाई मेरे इसमें नहीं पैर रखने का, बट कीट लोगों को बोल सकते हो क्या? यदि वैसा होता तो आपने देखा है 2018-19 में फॉल आर्मी मीलवॉर्म आया है हमारे इसमें, पता है? स्पोडोप्टेरा फुजीपड़ा कहाँ से आया? अमेरिका से आया, नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है ना, अमेरिकन लष्करी अळी मतलब काय मराठी मग तिने विसा काढून आली थी का भारतात येताना? आली थी का? विसा निकाला था क्या उसने? यहाँ आने के लिए पासपोर्ट दिखाया था क्या? फिर भी आ गई ना। अमेरिका से इंडिया आ सकती है तो एक किसान के खेत से दूसरे किसान के खेत में नहीं जा सकती क्या? जा सकती है। इसीलिए आईपीएम इज कलेक्टिव अप्रोच, एक ने करके नहीं होगा। मतलब इसको तो ब्रॉड व्यू में कलेक्टिव बोला, बट विद इन फार्मर भी एक अकेले ने नहीं करना। पूरे जोनल सोइंग इज एडॉप्टेड फॉर सोरगम मिश फ्लाई, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने कभी। सोरगम मिश फ्लाई जो आती है उसका मैनेजमेंट करना है तो जोनल सोइंग मतलब 4-5 गांव का समूह है, उसमें एक साथ सोइंग करना है, 8 दिन के अंदर एक साथ हार्वेस्टिंग करना है, ताकि स्टैगर्ड वे में उनको फूड अवेलेबिलिटी ना हो। ये करना है हमको इधर भी, ताकि होस्ट फ्री पीरियड हमको चाहिए। हमको होस्ट फ्री पीरियड मतलब पिंगोलम यदि मोनोफैगस है दूसरे फसल पे नहीं आती है तो 6 महीने का होस्ट फ्री पीरियड मोर देन 6 यदि हम रखेंगे, मतलब टाइमली टर्मिनेट करेंगे फसल को दिसंबर एंड में या जनवरी के फर्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर पूरा रेसिड्यू डिस्ट्रॉय करेंगे, तो मोर देन 6 मंथ का मतलब जनवरी से लेके जून, मिड जून में नेक्स्ट सोइंग होगा, तो हाउ मेनी डेज? 5-6 मंथ तक का होस्ट फ्री पीरियड मिलेगा पिंगोलम का इनोकुलम नष्ट करने के लिए। तो आगे के सीजन में आपको क्या होगा? इन्फेस्टेशन का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। सो इसीलिए हम ये कलेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। समझ में आया? इसमें और कुछ किसी को कुछ डाउट है कि कलेक्टिव अप्रोच क्या है, सामूहिक प्रयत्न म्हणजे काय? पुढे जा, तुम्हाला ज्या ठिकाणी बोर वाटेल त्या ठिकाणी मला थांबवा, काही प्रॉब्लेम नाही। जास्त झाले का थांबायचं? नाही, बोर वाटतच नाही सर. नाही वाटत? नाही, महत्त्वाचा विषय मराठी म्हणजे पुन्हा आणखी बोर वाटत नाही. बोर वाटत नाही? नाही नाही, अजिबात नाही नक्की. सर. कामाचं आहे सर, नाही, महत्वाचं माझ्या आहे. तोंडावर बोलून यावेळेला अमेरिकन आता सध्या जे चालू आहे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या ठिकाणावर करायचा म्हणजे शत्रूला हरवता येतं, बरोबर? तशीच ही रणनीती, कोणत्या टप्प्यावर आपण काय करायचं, किस स्टेज पे क्या करना चाहिए, दैट इज अ स्ट्रैटेजी।
तो ये ऐसा नहीं है कि पिंक बोलम का आप सिर्फ कपास के सीजन के लिए रेस्ट्रिक्टेड आईपीएम करो, इट्स नॉट दैट। इसलिए मैंने 3 स्टेज पे बोला है, ड्यूरिंग सीजन, हंगाम के पश्चात, हंगाम के बाद, कपास का हंगाम सीजन खत्म होने के बाद, खाली घ्या थोडंसं किंवा मग झूम कमी करा त्याचा, एकच स्लाइड आहे ना ते, और हंगाम के पूर्व। आप हिंदी में सीजन को क्या बोलते हैं? मौसम। बट हमारे यहाँ मौसम बोलेंगे तो फिर वो वेदर रिलेटेड बोलेंगे, बारिश वारिश ऐसा। मौसम नहीं, कपास का मौसम बोलेंगे क्या? नहीं ना, सीजन वो सीजन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो मतलब वर्षा, गर्मी और ठंडे का मौसम, वो नहीं। सीजन इन द सेंस क्रॉप सीजन को क्या बोलेंगे? खरीप रब्बी। वो तो खरीफ रब्बी हो गया, पण आपण हंगाम म्हणतो ना त्याला, खरीफ हंगाम, रब्बी हंगाम। आप इतना परसेंटेज लिखिए, सीजन, क्रॉप का फसल का सीजन जो है, जब से बुआई होती है हार्वेस्ट तक, जो पीरियड है उसको सीजन ही बोले थे ना आप लोग, वो सीजन मान के चलिए। तो सीजन के शुरू है, जब बुआई से हार्वेस्टिंग तक क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग सीजन आईपीएम स्ट्रेटेजीज। देन पोस्ट सीजन, पोस्ट सीजन मतलब हंगाम पश्चात क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और प्री सीजन मतलब अगले सीजन में कपास उगाने से पहले क्या करना चाहिए। तीनों स्टेप पे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ड्यूरिंग सीजन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते, फसल निकल गई, काम खत्म, रात गई, बात गई, हम उसको ध्यान देते हैं, पर उससे काम नहीं चलेगा। देख लीजिए, समझ रहे मेरी बात को? तो ये है ड्यूरिंग सीजन हमको क्या करना है, सीजन खत्म होने के बाद भी क्या करना है, और नया सीजन शुरू होने से पहले क्या करना है। ये सब चीज मतलब राउंड द ईयर कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, तभी पिंगोलम का आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। अभी हम बोल रहे हैं, ये है रिकमेंडेड टाइम पे सोइंग और गुड क्वालिटी सीड। पहले ही बोला था ना मैंने, गुड क्वालिटी सीड देना बहुत जरूरी है। संत तुकाराम महाराजांनी काय म्हटले? शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। प्रश्न मेरा है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। और हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, है ना? काटेगा। हाँ, जो भी है काटेगा, थोड़ा सा ठीक है, नहीं काटने पीटने की बात मत करिए, काटना अच्छा नहीं लगता, बट वही कहावत वही है कि जो बोएगा वही आप पाएगा, जो भी है, यू कैन रिप व्हाट यू हैव सोन। तीनों लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना कि ये मराठी में जो भी है या महाराष्ट्र हिंदू कल्चर जो भी है वो कुछ नहीं है, फिर इंग्लिश में क्यों है ऐसे, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन। हमारे लोगों ने पहले ही पुराणों में बता के रखा है कि जे पेरलं तेच उगवतं, त्याच अर्थाची म्हण आहे की नाही, जो बोएगा वही पाएगा या काटेगा। हमारे इसमें भी वही कहावत है, जे पेरणार तेच उगवणार आहे, ठीक है। और इंग्लिश में भी वही बता के रखा है कि यू विल रिप मतलब हार्वेस्ट, वही जो क्या हार्वेस्ट करोगे, व्हाट यू हैव सोन, कर्म का फल। गीता में कर्म का फल बोला है उसको, जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो फिर गलत कहाँ है? ये चीज बहुत पुरानी है, इसको मानने हम साइंटिस्ट से फिर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? जो रियलिटी उसको हम ये नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। तो गुड क्वालिटी सीड इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली स्टेप है ये। और रिकमेंडेड टाइम, सोइंग एट रिकमेंडेड टाइम। आप बताइए कपास का रिकमेंडेड टाइम क्या है? जून फर्स्ट वीक। हम सेंट्रल इंडिया से सभी लोग तो बोल सकते हैं सेम टाइम है सबका, थोड़ा बहुत फर्क होगा 8-10 दिन का। पहिला आठवडा जूनचा। सबसे पहले एक आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ना शिफारस केलेल्या वेळेत पेरणी म्हणजे काय, सोइंग एट रिकमेंडेड टाइम। शिफारिश हिंदी में भी शिफारिश बोलते हैं ना, तो जो सिफारिश टाइम है सोइंग का वो क्या होना चाहिए, जून का पहला से दूसरा जो वीक है वो। बट ऐसा स्ट्रिक्ट उसमें नहीं रहना, आपको एडजस्ट कैसे करना है, डिपेंडिंग अपॉन रेनफॉल सिचुएशन। पूरे सा पाउस मतलब सफिशिएंट रेनफॉल होने के बाद उसमें क्या है कि आपल्याला साधारणतः ही सेमी नाही मिनी पाहिजे,
70 ते 80 मिमी इतका पाऊस जर झाला, कोरडो कपाशी कहाँ उगाई जाती है? ज्यादातर सूखे क्षेत्र में। अच्छा बारिश होना बहुत जरूरी है ताकि आप जर्मिनेशन इंश्योर कर सके, जर्मिनेशन के बाद क्रॉप स्टैंड इंश्योर कर सके। तो 70 to 80 mm बारिश होने के बाद ही आपको बुआई करने की सिफारिश है। तो वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट वीक में नहीं हुई तो सेकंड वीक तक जा सकती है, पहले हुई तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें। देन व्हाई गुड क्वालिटी सीड इज रिक्वायर्ड? यदि उसमें BG2 का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है या BT का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो पिंक बोलम नुकसान करेगी। वो वैरायटी यदि सकिंग पेस्ट के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है तो बहुत नुकसान होगी शुरू की स्थिति में, इसीलिए। और दूसरा, कम समय में मैच्योर होने वाली वैरायटी चाहिए, क्योंकि पिंक बोलम इज अ लेट सीजन पेस्ट। जितना लंबा सीजन खींचा जाएगा उतना इन्फेस्टेशन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमको क्या है ना, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी चाहिए। रस शोषक कीट यानी कि सकिंग पेस्ट के लिए एवं डिसीजेस के लिए टॉलरेंट वैरायटीज हमको चाहिए। और एक बात हम ध्यान में रखिए, शायद आपको पैथोलॉजिस्ट हमारे सर ने बताया होगा कि बहुत सारी कंपनी सकिंग पेस्ट के लिए गाउचो या थाइमेथोक्साम का ट्रीटमेंट करा के देती है, ताकि पहले 40 दिन तक आपको रस शोषक यानी कि रस चूसने वाले कीटों से प्रोटेक्शन मिलता है। बट बहुत सारी कंपनियां थायरम या फिर कार्बोक्सिन का ट्रीटमेंट नहीं करती, ताकि शुरू में सीडलिंग रॉट या विल्ट या रूट रॉट जो चलता है शुरू के 1-1.5 महीने के सीडलिंग में, उससे बहुत नुकसान होता है। वो नहीं होता है, इसलिए यदि वो पैकेट पे यदि थायरम का या उसका मेंशन नहीं किया गया ट्रीटमेंट का, तो यू हैव टू डू एडिशनल सीड ट्रीटमेंट विद ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन प्लस थायरम का, जो भी आपको अवेलेबल होगा, ताकि शुरू में सीडलिंग वगैरह का नुकसान नहीं होगा। तो ये रहा टाइमली सोइंग और गुड क्वालिटी सीड। गुड क्वालिटी सीड में बीजोपचार भी आता है ना। वो सीड आपके पास आया तो उसको अच्छे बीजोपचार करना, इसमें हम लोग वो भी करते हैं एजोटोबैक्टर का, जो क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिशियल माइक्रोब्स का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ताकि उससे थोड़ा सा माइक्रोबियल एक्टिविटी, रेजिस्टेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन सब में काम आ जाता है। तो दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट स्ट्रेटेजी। Timely sowing and good quality seed is the first strategy to defend against not only pink bollworm but all pests and diseases. If you see in broad sense, ठीक है। पिंक बोलवर्म भी आता है उसमें, क्योंकि कम समय में पक होने वाली वैरायटीज यूज करेंगे तो पिंक बोलवर्म पीक पॉपुलेशन आने से पहले ही आपकी फसल खत्म हो जाएगी। सो वो अपना ये होना चाहिए। आगे चलिए। अब मैंने आपको बताया कि पिंक बोलवर्म 45 दिन तक तो आता ही नहीं, 40-45 दिन। ये आप समझ रहे हैं? इधर दिख रहा है, हिंदी वाले लोग 40-45 तो पढ़ रहे होंगे, बाकी छोड़ो, बाकी मैं बताऊंगा, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है, 40 और 45। तो फसल 40-45 दिन की जब तक नहीं होती तब तक उसमें क्या नहीं आता, स्पेयरिंग फ्लावरिंग नहीं आता है, स्पेयरिंग ही नहीं आता है। तो आपको तब तक ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सही टाइम पे सोइंग किया है, सही बीजोपचार किया है, अच्छा क्वालिटी का सीड लिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन 40 दिन तक नहीं है, क्योंकि सकिंग पेस्ट के लिए आपको ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया है, डिसीजेस के लिए भी आपको ट्रीटमेंट बताया गया है। तो आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है 40-45 दिन के आसपास। क्यों? क्योंकि स्क्वेरिंग आता है, पात्या लागतात की नाही, तो पात्या लागल्यानंतर कपाशीला गुलाबी बोंडाईचा धोका वाढण्याची शक्यता असते। मग अशा वेळी आपलं रिकमेंडेशन काय आहे पुढचं? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी? Installation of pheromone traps at the rate of 2 per acre. Don't get confused, or 5 per hectare. बहुत बार लोग इसको 2 और 5 में कंफ्यूज करते हैं, इधर का देखते ही नहीं। जब 2 पर एकड़ है तो 5 पर हेक्टर होगा। अल्टरनेटली बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, यार इधर 5 पर एकड़ लिखा है, कई जगह पे 2 पर हेक्टर, ऐसा नहीं है ना। जब 2 लगाएंगे एकड़ में तो हेक्टर में कितना होगा? 5 होगा। तो बी क्लियर अबाउट इट। ये किसके लिए बताया हमने? पिंक बोलवर्म। नहीं, पिंक बोलवर्म की बात कर रहे हैं, बट मॉनिटरिंग, नॉट फॉर कंट्रोल और मॅनेजमेंट। मॉनिटरिंग म्हणजे काय? कीड प्रादुर्भावाचं सर्वेक्षण किंवा निगरानी, बरोबर, निरीक्षण। मॉनिटरिंग पर्पस हम 2 बता रहे हैं पर एकड़ के लिए। आपको मास ट्रैपिंग की बात करनी है तो मास ट्रैपिंग की आपको 8 पर एकड़ और 20 पर हेक्टर, सही है हमारे? 8 और 8 16 4 20।
2.5 acre is equal to 1 hectare. हेक्टर So उस हिसाब से you can work it out. इससे कम नहीं होनी है, इससे ज्यादा आप कितनी भी लगाओ, कई जगह पे 20, 25, 30, 40 भी होगी, इट इज गुड. मास टैपिंग के लिए यू कैन गो अबव दिस, मोर देन दिस. बट मॉनिटरिंग के लिए ओके, मॉनिटरिंग ही करनी मतलब आपको जस्ट जांच करनी है आपके खेत में कीट है या नहीं है तो कितने लेवल पे है, इसकी जांच के लिए 2 per acre is just sufficient. When crop is at 40 to 45 days old, install pheromone traps. और सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ देना है क्या? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करना है? वो पतंग आए कि मौज उसमें आए या नहीं आए, सही है ना? कितने आए। हाँ, तो ये दिख रहा है क्या आपको? सबको दिख रहा है ना? अब पतंगा की संख्या हफ्ते में 2 बार काउंट करनी, कीमान मिनिमम की बात करना. आप डेली करो, 2 दिन के बाद करो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट 1 to 2 टाइम्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो करना ही है. उससे ज्यादा जाओगे तो कुछ नहीं होगा. तो वंस इन अ वीक एटलीस्ट करना ही पड़ेगा. और आपको काउंट करना है. 2 ट्रैप भी तो है आपके, 1 एकड़ खेत है तो हो सकता है किसान के पास 10 एकड़ खेत होगा तो उतने हिसाब से 20 ट्रैप होंगे, 40 ट्रैप होंगे वो. परंतु एक ट्रैप में आपको यदि 7 से 8 पतंगा मिलते हैं और ऐसा कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक पाया जाता है तो आप समझ लेना कि इसकी आर्थिक नुकसान का जो स्तर है, जिसको आप इंग्लिश में ETL बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल? आर्थिक नुकसान संकेत पातळी. आर्थिक नुकसान पातळी नाही, आर्थिक नुकसान पातळी ही वेगळी असते. इकॉनॉमिक इंजुरी लेवल तिला म्हणतो आर्थिक नुकसान पातळी, ज्या पातळीवर कीड आर्थिक नुकसान करू शकते. जिस स्तर पे कीट के द्वारा आर्थिक नुकसान हो सकता है फसल में उसको इकोनॉमिक इंजुरी बोलते हैं. और जिस स्तर पे आपको संकेत मिलता है कि इससे आगे गई यहाँ तक तो नुकसान होगा, उसको आर्थिक नुकसान संकेत स्तर बोलते हैं. आर्थिक नुकसान संकेत पातळी मराठीमध्ये त्याचा संकेत येते. इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड इज आर्थिक नुकसान संकेत पातळी और इट इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एक्शन थ्रेशोल्ड. आपको पता है व्हाट इज एक्शन थ्रेशोल्ड? जिस स्टेज पे आपको एक्शन लेनी है, स्प्रे करना है नहीं करना है, वो एक्शन इनिशिएट करती है, वो स्तर को एक्शन थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं. ETL को समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ETL एंड इकोनॉमिक इंजुरी. इकोनॉमिक इंजुरी लेवल ऊपर रहती है और आर्थिक नुकसान संकेत जो है वो नीचे रहती है. आपको इस स्टेज पे एक्शन नहीं लिया तो पेस्ट यहाँ तक जाएगा और नुकसान करेगा, इसलिए यहाँ पे ही एक्शन लेना है ताकि कीट यहाँ तक ना जाए. समझ गए? तो ये है उसका. दूसरी चीज ये है, ट्रैप लगाकर आपको ऐसे ही नहीं रहना है. वो कंपनी ने जो ल्यूर का जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा रहता है इसका वैलिडिटी 30 दिन का है, 40 दिन का है या 45 का है या 60 दिन का है. कंपनी टू कंपनी वेरी होता है. आपको जो रिकमेंडेड है उस हिसाब से ल्यूर को चेंज करना जरूरी है, वो इंटरवल पे, वो ध्यान में रखिए. नहीं तो बहुत बार किसान बोलते हैं कि हमने ट्रैप तो लगवाया, मार्क्स नहीं आ रहे, पर आपने लगा के छोड़ दिए 2-2 महीना वैसे ही, फिर उसका कोई मतलब नहीं. ट्रैप का एफिशिएंसी जो रखना है मेंटेन, तो आपको क्या करना है उसमें ल्यूर को चेंज करना है एट स्पेसिफाइड इंटरवल पे. ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि आपको, मैं पूरा लेक्चर नहीं भी हो गया ना तो कोई चिंता नहीं, बट आपका जो भी चीज है वो आधा अधूरा छोड़ेंगे नहीं हम लोग. मुझे ये बताइए ट्रैप लगा के क्या फायदा है फिर आपका? ये तो मैंने बताया, ये काउंट करेंगे मौत उस हिसाब से फिर, बट कैसे करेंगे, क्या बेसिस है उसका आपको पता है? हाँ? आपको भूख तो नहीं लगी? लंच टाइम हो गया? नींद आ गई? नहीं आ रही? कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हुआ है. ठीक है, बताइए. आपने 7 से 8 पतंग ट्रैप में ले लिए, ठीक है ना, पाए गए, फिर क्या? फिर क्या? ETL क्रॉस होगी, स्प्रे करना है. कब करना है? कब करना है स्प्रे? नारळ वगैरे फोडून गुलाब आज अमावस्या आहे आणि सर्व पित्री अमावस्या, सगळे पित्र मागे लागतील.
काय करायचं सांगा. सकाळी करायचं. कोणी बघायच्या आतमध्ये नारळ फोडून आपला मोकळं व्हायचं. मीटिंग नाही, सापळे लावायला सगळे सांगतात, सापळे लावतात शेतकरी. मग कधी फवारणी घ्यायची, काय घ्यायची, कशासाठी आपण करतो हे सापळे वगैरे. बऱ्याचदा गल्लत काय असते, सापळे लावले म्हणजे ऑटोमॅटिक नियंत्रण होईल. हे 2 सापळ्याने नियंत्रण होणार आहे का? नाही. मी त्यासाठी 20 पेक्षा जास्त सांगितले. मास ट्रॅकिंग झाला, इक्विव्हॅलंट टू पेस्टिसाइड कंट्रोल जर करायचं असेल तर 2 ने होणार आहे का? नाही. नाही होणार. मग 2 ने काय फायदा होणार आहे? दोन्ही फक्त मॉनिटरिंग होईल. आता मॉनिटरिंग होईल बरोबर आहे, पण त्यातनं डिसिजन कसा घ्यायचा? की व्हॉट शुड बी द डिसिजन प्रोसेस? तिथून 8 दिवसामध्ये आपल्याकडे अळ्यांचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे अच्छा, असं लक्षात येते. कसं? त्याच्यात मॉथ जर जास्त सापडले तर आणि येणाऱ्या ह्याच्यात 8 दिवसामध्ये 10 दिवसामध्ये म्हणजे त्यांची मीटिंग झाल्यानंतर ते येतील. खूप चांगलं उत्तर तुम्ही दिलं. फक्त थोडं करेक्ट करेल मी. 8 जास्त झालं. 8 हा शेवटचा टप्पा झाला. 4 ते 5 दिवसातच फवारणी घेतली पाहिजे. परंतु अंडरस्टँडिंग खरंच चांगलं आहे. आय ॲप्रिशिएट. टाळ्या वाजल्या पाहिजे. से IPM. हे पहा, त्यासाठीच ही स्लाइड आहे. त्यासाठीच ही स्लाइड आहे की सापळ्यामध्ये पतंग सापडले तुम्हाला, बरोबर? हा पतंग आहे. आता सापळ्यात काय सापडणार आहे? पतंग. पतंग, पण नर पतंग. ओनली मेल moths will be trapped in traps, okay, not females, because lure of female is placed there, so only males will be trapped. But based on that what you can judge, उसके आधार पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि खेत में अभी सभी पतंग तो ट्रैप में आएंगे नहीं, बाहर होंगे. तो जो बाहर है वो यदि मेटिंग करते हैं तो आज से आपको पता चला 7-8 पतंग इसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद 2 दिन लगता है मेटिंग में. 1 से 2 दिन में अंडी डालने में. मेटिंग जे तुम्ही बोललात ते पतंग सापडल्यानंतर, बाहेर पडल्यानंतर, जब पतंगा बाहर आते डॉर्मेंसी से, प्यूपा से, तो 1-2 दिन में मेल फीमेल मेटिंग होता है और अंडे देना स्टार्ट होता है. वो अंडे कहाँ दिए जाते हैं आप देख रहे हैं इसमें? ये जो टेंडर पार्ट्स है, जो हेवी स्ट्रक्चर्स है जिसको ट्राइकोम्स वगैरह बोलते हैं, उसके बीच में टेंडर शूट्स वगैरह रहते हैं, उसमें एगलिंग होता है. और अंडे 4 से 6 दिन डिपेंडिंग अपॉन जो वेदर है, टेम्परेचर वगैरह, उससे 4 से 6 दिन में ये पहले वाली इल्ली जो बाहर आती दिख रही है, ये इल्ली के 4 इंस्टार है, 1, 2, 3 एंड 4. पहले 2 तक तो गुलाबी है, पता ही नहीं चल रहा है, क्रीम कलर है इसका, व्हाइट कलर है. बट तीसरे स्टेज से थोड़ा फीका गुलाबी है, फिर ये डार्क गुलाबी रंग है. 15-20 दिन में वो खा के फिर प्यूपा बनेगा. फिर ये ऐसा लाइफ साइकिल है, 35-40 दिन में आता है. तो आपने जो 8 दिन बताए वो बहुत ही एक्सट्रीम साइड में हुए, थोड़ा उसको कम कराइए ताकि इफिकेसी बढ़ेगा कंट्रोल का. कि ये 2 दिन आप पकड़िए बाहर पड़े हुए पतंगा और मीटिंग से अंडे, और अंडे के 4 से 6, तो ये कितने दिन हो रहे? 1 और 4 5 हो गए, और 2 और 6 8 हो गए, है ना? तो 5-6-8 दिन का टाइम आपके हाथ में है. जब इल्ली अंदर चली जाएगी, क्योंकि इसकी फर्स्ट इंस्टारी बोल के अंदर जाती है, एक बार अंदर चली जाएगी उस बोल को, यानी कि आप इंसेक्टिसाइड के जो सॉल्यूशन है उसमें डूबे के रखो, घंटों तो कुछ नहीं होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि दे आर नॉट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स. तो उससे क्या होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि इल्ली बाहर आने से, अंडे से या बोल के अंदर जाने के पहले ही आपको टारगेट करना है जो भी स्प्रे करना है. तो उसके लिए ये मेरा स्लाइड है कि जैसे ही पतंग दिखना शुरू होगा 3-4 दिन के अंदर अंदर स्प्रेइंग की तैयारी करो. 8 दिन ज्यादा हो जाए, क्योंकि 8 दिन में स्प्रेइंग करके तो भी कंट्रोल आएगा, बट कम हो जाए, क्योंकि कुछ इल्लियां पहले ही अंदर जाएगी तो वो उतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा. इसलिए 4-5 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना है स्प्रेइंग. समझ गए? डिसीजन कैसे लेना है फेरोमोन ट्रैप के बेसिस पे, तो इसका ये स्लाइड है. और ये कहीं आपको मतलब जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है, मेरा खुद का लैब का एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमने ये सब ड्यूरेशन इसके स्टैंडर्डाइज किए हैं. ये सब हमारे खुद के फोटोज हैं जो हमने लैब में उसको ये करके दिया है कि ये ऐसे ऐसे स्टेप पे चलती है. तो जब फेरोमोन ट्रैप आपको फील्ड में लगाना है तो उसका इस्तेमाल इस बेसिस पे करना है. स्प्रेइंग के लिए कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप यदि स्प्रे करते हो तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, बैड स्मेल आती है, पेस्टिसाइड की स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है ना, वो रिपेल करती है फीमेल्स को फ्रॉम एग लेइंग.
एक चीज, वन स्टेप पे कंट्रोल हो गया। स्ट्रैटेजी मतलब मल्टीपल वे से अटैक करना है। दूसरा, अंडी दे रखे हैं पहले से तो दे हैव ओविसाइडल एक्शन, सो दे प्रिवेंट हैचिंग ऑफ एग्स, ठीक है। और तीसरा, इमीडिएट हैच हुए लार्वी जो छोटी छोटी, वो लार्विसाइडल एक्शन की वजह से उसको किल करती है। तो इस स्टेज पे हम जो कीटनाशक दवाई बोलते हैं कौन सी है? एक तो नीमोलियर, नीम तेल बेस, नीम ऑयल, दूसरा प्रोफेनोफॉस, क्लोरपायरिफॉस, फिनोलफॉस, इंडोजैकार, इमामेक्टिन बेंजोएट। स्ट्रॉन्ग ओविसाइडल, टू सम एक्सटेंट लार्विसाइडल एक्शन, और रिपेलेंट, एडल्ट रिपेलेंट और ओविपोशन रिपेलेंसी। मतलब 3 स्टेज पे वो काम करेगी और आपको हर स्टेज का थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा अच्छा इफेक्ट देगी ताकि आपका कंट्रोल ठीक से हो। ठीक है, समझ गए? बाकी तो ठीक ही है, ऐसे दिखती है क्या खाती है, वो टोटल ड्यूरेशन 35-40 है, उससे एक साइकिल पूरा होगा फिर दूसरा चलेगा, जितना फसल लंबा चलेगा उतनी सारी पीढ़ियाँ उसकी तैयार होगी, वो तो अंडरस्टूड। समझ में आ गया? उसके जो 4 स्टेजेस है उसमें ज़्यादा इसमें ये ज्यादा खाएगी ना, बड़ी है तो, है ना। परंतु ऐसा है कि एक बार बोल के अंदर गई वो छोटी, वो मर ही नहीं पाएगी ना, तो अंदर गई तो मरेगी नहीं, बाहर है तब तक ही उसका चांस है। यदि वो गोल में बोर करने से पहले डिसलॉज हो गई या प्रेडेटर पैरासाइट से या स्प्रेइंग से मर गई, तो दैट इज द वे ओनली टू कंट्रोल। एक बार अंदर गई तो गई, फिर उसने नुकसान किया समझ लो। ते अंडीनाशक आणि कीटकनाशक सगळं मिळून एकत्र फवारलं चालतं. कुठे एकत्रची गोष्टच नाही केली, अजून कीटकनाशकांची नावच घेतली नाही नाही, जसं दाखवलं विचारलं मी. एकत्र नाही. आपण येऊ ते पुढे आहेत त्याच्यावर, आपल्याला माहित नाही किती वेळ लागेल त्याच्यामध्ये, चालेल चालेल सर. महत्वाचा विषय कंटिन्यू नाही सर, दुपार जरुरी. पुढे द्या। मग आता प्रिवेंटिव, प्रतिबंधात्मक का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव। हमने जब कोरोना के पीरियड में जो वैक्सीनेशन लिया था वो कब लिया था? होने से पहले। होने से पहले, दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट। प्रिवेंटिव का मतलब होने से पहले। यहाँ पे भी मैंने ईटीएल की बात तो की है स्प्रेइंग के लिए, परंतु इसको प्रिवेंटिव में बोल रहे हैं। मतलब कीट का स्तर जो है ईटीएल के ऊपर है या नीचे वो ना देखते हुए भी 45 डेज के आसपास आपको निम्बोली अर्क, नीम अर्क या नीम तेल, इसका छिड़काव करना ही करना है। क्यों करना है? ईटीएल को नहीं देखना क्योंकि ये सेफ है टू नेचुरल एनिमीज या इफेक्टिव भी है और प्रिवेंटिव में हम इसका रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो इधर ईटीएल का कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखना है, ईटीएल का ताल्लुक रखना है केमिकल इंसेक्टिसाइड का जो बात करेंगे तब। यहाँ पे क्या है, एक तो आपने जो सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है कंपनी से, ठीक है ना, वो पहले 35-40 दिन तक ही इफेक्टिव रहता है। मतलब इस टाइम पे इफेक्ट कम होते जाएगा। और पीक वेजिटेटिव मतलब ज़्यादा वेजिटेटिव स्टेज में फसल रहेगी 40-45 पे, तो उसमें क्या होगा, सकिंग पेस्ट का ज़्यादा प्रादुर्भाव होने की संभावना रहेगी, ससेप्टिबल रहेगा। इसलिए निम्बोलियर क्या करेगा, उनको भी कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज़, इस स्टेज पे स्क्वेरिंग आएगा, मतलब आपका फसल पिंगोलम के लिए जोखिम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये प्रिवेंटिव इधर मार्क को भगाएगा, जो रिपेलेंसी पहले ही बोला था मैं, कैसे भगाएगा? फॉर ओविपोजिशन, अंडे देने नहीं देगा वो कड़वाहट की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज, आपके छिड़काव से पहले कुछ एग्लिंग हो चुका है तो उसमें ओविसाइडल एक्शन भी है, नीम ऑयल या नीम, ठीक है, तो कुछ हद तक वहां पे कंट्रोल होगा। तीसरा, हैचिंग कुछ हो भी रहा है कुछ परसेंट तक, छोटी छोटी इलिया कड़वाहट की वजह से खाएगी नहीं, स्टार होगी, मरेगी। लार्विसाइडल एक्शन यानी कि एंटीफीडर, नॉट लार्विसाइडल, एंटीफीडर मतलब खाने को रोकेगा, ठीक है ना। सकिंग पेस्ट को भी एंटीफीडर इफेक्ट देगा और न्यू जो लार्वा है उसको भी एंटीफीडर इफेक्ट देगा, तो ये मल्टीपल इफेक्ट रहेगा। इसीलिए 45 डेज पे प्रिवेंटिव स्प्रे ऑफ ये हमको करना है। और CICR की IPM स्ट्रेटेजी जो है वो क्या बोलती है, नो टू केमिकल स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे बिफोर 60 डेज। इसको क्या हो गया, समझ में आ रहा है आपको? फसल 60 डेज से कम है, DAS मतलब डेज आफ्टर स्विंग, 60 डेज से कम फसल है तो नो टू स्प्रे टू केमिकल इंसेक्टिसाइड, नो फुली। सर पण काय दिवसा म्हणजे काय वेळेस कसं होतं, कपाशी 30 ते 40 दिवसाची असताना मावा
मोठ्या मग प्रमाणात त्यासाठी ते निंबोळी आले ना. हे मला ना तुम्ही त्याच्यासाठी केमिकल्स निंबोळी आले. इन्सेक्टिसाइड जे आहेत ना, रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापराला बंदी आहे, बंदी. परंतु निंबोळी हे बोटॅनिकल आहे, वनस्पतीजन्य आहे, याच्या वापराची आपण